हेलो स्टूडेंट, मैं मनीष शर्मा, आपका केमिस्ट एजुकेटर फिजिक्स 365 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। और आज जो है हम कार्बनिक रसायन के मूलभूत सिद्धांत और तकनीकों का एक रिमेनिंग टॉपिक जो है हमारे पास में रह रहा था, उसको आज क्लियर करने वाले हैं। उससे पहले ये बात कि फिजिक्स 365 का व्हाट्सएप चैनल है, उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, ठीक है। और उस पर क्या मिलेगा आपको? उस पर यह मिलेगा कि यहाँ पर जो भी हिंदी और इंग्लिश मीडियम के जो नोट्स होते हैं वो एवरीडे पढ़ाए जाते हैं, वो आपको वहाँ पर प्रोवाइड करवाए जाते हैं। और हर दिन का जो वीडियो नया बनता है आपके टॉपिक से रिलेटेड, वो भी वहाँ पर अपलोड किया जाता है। इसी के साथ ही जो जो न्यूमेरिकल उस दिन करवाए जाते हैं उनको भी वहाँ पर टॉपिक के साथ में अपलोड किया जाता है। अगर किसी को ऑनलाइन और ऑफलाइन क्वारी चाहिए, फिजिक्स 365 में क्या किया जाता है, किस तरह से पढ़ाया जाता है, किस तरह से आपको गाइड किया जाता है और किस तरह आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, तो आपको इन नंबरों पर क्वारी करनी है 9694610364 पर। और सीधे आकर भी मिला जा सकता है। यहाँ पर BSNL ऑफिस है पावटा सर्कल के आगे और मान जी के हत्ते के पास में, जोधपुर में है। यहाँ पर आप ऑफलाइन आकर सीधे पर्सन टू पर्सन आप मिल सकते हैं, ठीक है। और सबसे खास बात, हमारा फिजिक्स 365 चैनल जो है उसको सब्सक्राइब कीजिए, जिसमें आपको बहुत सारा मटेरियल स्टडी के हिसाब से प्रोवाइड होगा, ठीक है। उसके बाद में बहुत ही खास बात, संडे 365 में जो है एक दिन के अंदर 2 या 3 घंटे की एक साथ क्लास लेकर एक चैप्टर को पूरे तरीके से आपको पढ़ाया भी जाता है, उसका रिवीजन भी कराया जाता है और उसके डाउट भी आप क्लियर कर दिए जाते हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी चाहिए कि इसमें आप किस प्रकार से एनरोल हो सकते हैं, तो इस नंबर पर आप क्वेरी कर सकते हैं, ठीक है। अब लेते हैं आज का टॉपिक कि हम कार्बनिक रसायन के अंतर्गत जो कक्षा 11 का चैप्टर है उसमें कार्बनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ रहे थे, ठीक है। उन कार्बनिक अभिक्रियाओं के प्रकार या टाइप्स के अंदर हमने 4 प्रकार बोले थे। उसका 4th टाइप जो है वो है रीअरेंजमेंट, डिरेक्शन या पुनर्विन्यासन अभिक्रिया। पुनर्विन्यास क्या होता है? किसी कार्बनिक अणु के अंदर क्या होता है कि कोई परमाणु या परमाणु का समूह, जिसको हम क्रियात्मक समूह भी कहते हैं, वो क्या होता है किसी बाहरी उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या करेगा, एक स्थिति से हटकर दूसरी जगह पर जाकर जुड़ जाएगा। तो अणुसूत्र वही रहेगा, केवल क्या होगा, उस परमाणु या परमाणु के समूह की स्थिति बदलने से उस अणु की जो नई संरचना हमारे सामने आती है। इससे को क्या कहते हैं? पुनर्विन्यासन अभिक्रिया कहते हैं। जनरली जो है ये इस प्रकार की अभिक्रिया लुईस एसिड की उपस्थिति में होती है। और लुईस एसिड क्या होते हैं? जो बंध बनाने के बाद में केंद्रीय परमाणु के पास में इलेक्ट्रॉनों की कमी रहती है, उसके पास में 8 से कम इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ऐसे कंपाउंड या यौगिकों को लुईस अम्ल कहा जाता है, ठीक है। वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन के प्रति आकर्षित होते हैं, इलेक्ट्रॉन उनको चाहिए होता है, तो वो इस तरह की अभिक्रियाओं को करवाने में सक्षम होते हैं, ठीक है। तो पहले देखते हैं इसकी परिभाषा। जब कार्बनिक अणु में उपस्थित परमाणु, या तो कोई एक परमाणु हो सकता है या फिर परमाणु का समूह, जिसको हम क्रियात्मक समूह भी कह सकते हैं, एक स्थिति से दूसरी स्थिति पर क्या होते हैं? स्थानांतरित हो जाते हैं, ठीक है। किसके? किसी प्रभाव में, किसी बाहरी आक्रमणकारी के प्रभाव में, तो अणु की जो है संरचना में नहीं प्राप्त होगी। इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? रीअरेंजमेंट रिएक्शन या पुनर्विन्यासन अभिक्रिया। तो एग्जाम्पल इसके देखते हैं। यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया है 3 कार्बन जिससे एक हेलोजन परमाणु Cl जुड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी रिमेनिंग वैलेंसी हम फुलफिल कर रहे हैं, CH3 CH2 CH2 Cl। अब इसका नाम क्या होना चाहिए? बोलिए, देख के बताइए नाम। प्रोपेन, बिल्कुल प्रोपेन हो जाएगा, लेकिन एक हाइड्रोजन कम है, पूरा है नहीं ना, तो फिर प्रोपिल हो गया और Cl जुड़ गया तो प्रोपिल क्लोराइड। ये तो इसका सामान्य नाम है। अगर आयुपेसी नाम देंगे तो 1 नंबर लगाएंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ प्रतिस्थापित जुड़ा है, फिर 2 नंबर, ये 3 नंबर, तो इसको कहेंगे 1 पर कौन है? क्लोरो, 1 पर कौन है? क्लोरो। और 3 कार्बन का अब एल्केन मान सकते हैं, इसको प्रोपेन कह सकते हैं, ठीक है। अगर पहले नाम देंगे तो प्रोपिल होगा, प्रोपिल क्लोराइड, और अगर अनुलग्न में नाम आएगा तो इसको प्रोपेन बोला जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरोप्रोपेन। क्या होता है ये? AlCl3 का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, जिसमें एल्यूमिनियम जो है वर्ग 13 का तत्व है, बैंगन आलू गाजर इन थैला, तो इनके संयोजी कोष में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3 इलेक्ट्रॉनों से ही बंध बना सकता है, इसके बाद अधिक तो है नहीं, तो एक Cl, दूसरा Cl और तीसरा Cl, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है? इसके पास में, केंद्रीय परमाणु के पास में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 है। इसका मतलब है ये एक प्रकार का लुईस अम्ल है, लुईस अम्ल। तो लुईस क्षार क्या होता है उसको भी एक बार जान लेते हैं कि ऐसे अणु जिनमें बंध बनाने के बाद में एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म रह जाता है, इलेक्ट्रॉन 8 होंगे, लेकिन बंध बनाने के बाद में एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में रह जाता है, लोन पेयर के रूप में रह जाता है, जैसे अमोनिया हो गया, ठीक है। तो इसमें देखो नाइट्रोजन के पास में 2 4 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन एक
जोड़ा पड़ा रह गया। तो इस तरह के जो भी अणु होते हैं जिनमें एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म रह जाए बंद बनाने के बाद, उन्हें लुईस क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं? लुईस क्षार। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में काम आएगा लुईस अम्ल। 573 केल्विन पर इसको जब गर्म किया जाता है तो इसका जो क्लोरीन परमाणु है ये क्या करता है, अपनी जगह छोड़कर 2 नंबर पर आ जाता है। CH3 CH3 CH, ये 2 नंबर पर आ गया तो इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरोप्रोपेन प्रोपेन। तो इसकी नई संरचना हमारे पास में सामने आई है। ठीक है, इसी तरह ये देखिए आपके पास में ये बेंजीन वलय है और बेंजीन वलय से RCOO, ये देखो ये एक R समूह होता है। देखो इसको क्या कहते हैं? RC डबल बॉन्ड O बॉन्ड O बॉन्ड R। ठीक है, कीटोन नहीं है। कैसे हो गया कीटोन? ये एस्टर का उदाहरण होता है, एस्टर का उदाहरण है ये। ठीक है, अम्ल और एल्कोहल क्रिया करते हैं, जल का अणु निष्कासित होता है, एस्टर बनता है। और एस्टर की क्या खास बात होती है? उनकी गंध जो है फलों के समान मधुर होती है। ठीक है, तो इसका जो नाम है वो लिखते हैं। इसका नाम क्या होगा? एसीटेट है, CH3C डबल को एसीटेट कहेंगे और ये फेनिल है। ठीक है, तो इसका नाम होगा फेनिल एसीटेट, फेनिल एसीटेट नाम होगा इसका। ठीक है, बेंजीन, देखो ये बेंजीन होता है इस तरह का स्ट्रक्चर। ठीक है, अगर बेंजीन से एक हाइड्रोजन को, ये क्या है? ये बेंजीन का हाइड्रोजन है, इसका प्रतिस्थापन किसी समूह से हो गया तो यहां पर अब ये अगर एक बार थोड़ी देर के लिए माने कि हाइड्रोजन नहीं है तो इसका C6 से एक हाइड्रोजन हट गया है तो C6 से H5 हो गया और C6 से H5 को फेनिल कहते हैं। फेनिल क्या कहते हैं? फेनिल कहते हैं। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा फेनिल एसीटेट, एसीटेट। ठीक है, और यहां पर फिर से सेम के सेम जो है रिएजेंट काम आ रहे हैं और ये का ये ताप अगर काम में ले, अगर ठीक है गर्म करें तो देखें रीअरेंजमेंट किस तरह से हो रहा है। इसका ऑक्सीजन परमाणु जो है इस हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, इसका ऑक्सीजन परमाणु किसके साथ जुड़ जाएगा? इसके साथ जुड़ जाएगा। तो रीअरेंजमेंट किसका हो रहा है? ऑक्सीजन परमाणु का हो रहा है और हाइड्रोजन के बीच में अगर, अब यहाँ हाइड्रोजन के बाद नहीं, हाइड्रोजन के पहले आएगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन द्विसंयोजी है। तो एक बंध यहां से टूटेगा, वो इस कार्बन के साथ जुड़ेगा, दूसरा बंध जो टूटेगा वो क्या? इस हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा। देखो यहां पर इस तरह से, देखो आप यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ाते हैं इसको। ठीक है, ये देखो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O बॉन्ड C। ठीक है, और यहाँ पर है हाइड्रोजन। तो बॉन्ड अगर यहाँ से ब्रेक होता है, बॉन्ड अगर यहाँ से ब्रेक होता है, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन तो सीधे आपस में बंध बनाएगा तो COCH3 हो जाएगा। और यहाँ इसके पास में ये बॉन्ड टूटेगा तो देखो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ इसका, ये वाला, और एक इलेक्ट्रॉन ये फ्री हुआ हाइड्रोजन का। ठीक है, तो यहाँ पर जो बीच में जगह रही तो ये 2 ऑक्सीजन आ गया, अपने 2 इलेक्ट्रॉन लेकर ऑक्सीजन जुड़ गया। इस तरह से क्या हो जाएगा? OH बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो OH बन जाएगा यहाँ पर और COCH3 पीछे रह जाएगा। तो यहाँ पर आप देखें तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाएगा? COCH3 और यहाँ पर OH आ जाएगा और ये बीच में गोल चक्र बनाने का मतलब क्या होता है? इसके जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका विस्थानीकरण, इसे विस्थानीकरण कहते हैं। स्थान परिवर्तन जो होता है उसे विस्थानीकरण कहा जाता है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर सेम कंडीशन रखी जाए तो यहाँ पर इसका या तो इस H के साथ में इसको ऑर्थो स्थिति कहते हैं, इसके सापेक्ष ऑर्थो स्थिति है, वो मैंने पहले बताई थी। ठीक है, और इसके सामने यहाँ पे क्या रहेगा? C डबल बॉन्ड O CH3। इसका नाम भी फेनिल एसीटेट है। ये भी क्या है? फेनिल एसीटेट। कुछ भी नहीं अंतर है, केवल क्या किया है हमने? उस हाइड्रोजन को वो दर्शाया है जो क्या होगा? ऑक्सीजन के साथ जुड़ने वाला है। ठीक है, तो यहां पर इसका हो जाएगा OCO CH3 और OH। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इस तरह से एक तो इसका ऑर्थो उत्पाद मिलेगा, ये मिलेगा ऑर्थो उत्पाद। ऑर्थो और पैरा क्या होते हैं? हमने बेंजीन वाले के लिए बातें पढ़ी हैं। जब इस तरह का स्ट्रक्चर हो और ये 1 नंबर पर कोई क्रियात्मक समूह है तो 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 1 2 और 1 और 6 ये कौन से होते हैं? ऑर्थो। 1 3 के सापेक्ष और 1 5 के सापेक्ष कौन सा होता है? मेटा होता है। और 1 और 4 तो एक ही कंडीशन, इसके सामने एक ही कंडीशन बसती है, इसको क्या कहते हैं? पैरा कंडीशन कहते हैं। ठीक है, तो ये ऑर्थो उत्पाद मिलता है और ये पैरा उत्पाद मिलता है हमारे को। आगे देखते हैं। इस तरह से ये चारों प्रकार की अभिक्रिया, छोटी सी अभिक्रिया थी, उन 3 जो पहले पढ़ी थी कौन कौन सी? पुनर्विन्यास अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया और विलोपन अभिक्रिया। उनके 3 टाइप थे, लेकिन हमने अभी जो पुनर्विन्यास अभिक्रिया पढ़ी है उसका कोई टाइप नहीं है। उसमें सीधा क्या होता है? लुईस अम्ल काम करता है और नई संरचना का निर्माण कर लेता है। तो ये थी अभी कार्बनिक
यौगिकों में अभिक्रियाओं के प्रकार की बात। एक अब आगे और ले रहे हैं, कार्बनिक अणु जो होते हैं उनमें कार्बन की संयोजकता कितनी बोली जाती है? 4 बोली जाती है। ठीक है, तो 4 संयोजकता होने के कारण कार्बन क्या क्या गुण रखता है उसके लिए नियम दिए गए हैं। एक तो है केकुले का नियम और एक है वांटॉफ और लिबेल का सिद्धांत या वांटॉफ और लिबेल का नियम। ठीक है, नियम तो सिद्धांत तो एक ही बात है। तो केकुले क्या कहते हैं कि कार्बन जो है उसकी संयोजकता 4 है। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है कि कार्बन जो है किस प्रकार के अणुओं का निर्माण कर सकता है? सवृत या विवृत। सवृत, वृत्त का मतलब क्या होता है? गोला, और विवृत का मतलब गोला नहीं तो सीधी रेखा। तो यहां पर हमने कई प्रकार के इस तरह के अणु देखे हैं जिनमें कम से कम न्यूनतम 3 कार्बन अगर मिल जाएं तो वो चक्रीय यौगिक बना लेते हैं। ठीक है, और अगर कार्बन की संख्या 3 है, चक्र नहीं बनाया, तो सीधी रेखा में भी हो सकता है। इसी प्रकार से कार्बन जो होता है उसमें आप ये देखो कि अगर 4 है तो चक्रीय ब्यूटेन बना लेंगे 4 कार्बन मिलकर, और अगर 4 कार्बन अगर सीधी रेखा में जुड़ते तो एक सीधी रेखा वाला कार्बनिक अणु बना लेते हैं। तो ये संवृत और विवृत प्रकार के यौगिकों का निर्माण कर सकता है कौन? कार्बन। कार्बन में ऐसी व्यवस्था पाई जाती है, ऐसा गुण पाया जाता है चतुसंयोजकता कारण, केवल सीधी श्रृंखला में भी मिल सकता है और वलय श्रृंखला में भी मिल सकता है संवृत में। तो क्या कहेंगे कि कार्बन में ये श्रृंखला का गुण भी होता है, लंबी लंबी श्रृंखलाएं बनाता है, जैसे केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, ये क्या होते हैं? कार्बन 12, कार्बन 14, कार्बन 17, 18 तक होते हैं इनमें। ठीक है, हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला होती है इन कार्बनिक यौगिकों में। फिर कार्बन जो है निम्न प्रकार से 4 बंध का निर्माण कर सकता है। वो कौन कौन से हैं? देखो, या तो क्या करेगा कार्बन, हमारे पास में ये जो व्यवस्था दिख रही है कि कार्बन के 4 बंध किस प्रकार बन सकते हैं, 4 संयोजकता किस प्रकार हो सकती है कि कार्बन या तो सारे के सारे सिंगल बॉन्ड बनाए, सिग्मा बंध बनाए, एकल बंध बनाए। ठीक है, सिग्मा बंध कौन से अतिव्यापन से बनता है? सम अक्षीय अतिव्यापन से बनता है। ठीक है, और पाई बंध जो बनता है वह सम पार्श्वीय अतिव्यापन से बनता है। ये बातें बार बार बोल रहे हैं ताकि आप याद कर लो इनको। ठीक है, तो अब अगली और दूसरी व्यवस्था क्या हो सकती है कि एक सिग्मा यहां होगा, एक यहां होगा, एक यहां होगा, तो अब रिमेनिंग रह गया वो क्या होगा? पाई हो सकता है। ऐसे बहुत सारे अणु मिल सकते हैं, जैसे हम यहां पर कहें कि CCl4 है तो CCl4 में इस तरह का स्ट्रक्चर हमारे को देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसी तरह कार्बन ये भी व्यवस्था रख सकता है। किस में हो सकती है ऐसी व्यवस्था? देखो आप कि CH3 और यहाँ पे मैं डबल बॉन्ड O कर दूं तो ये एक प्रकार का क्या कार्बनिक अणु बन गया। इसको क्या बोलते हैं? एसीटोन बोलते हैं, एसीटोन बोलते हैं। अगर इस तरह की व्यवस्था होती है कि एक सिग्मा इधर है, एक सिग्मा इधर है, बाकी रिमेनिंग 2 पाई हैं, तो इसको क्या कहेंगे? इस तरह का व्यवस्था को इसमें क्या बन सकता है? देखो यहाँ पे कि या तो ये बन सकता है, इसको क्या कहेंगे? C2H2 है ये, इसको क्या कहेंगे? एथाइन। C2H2 हो गया, C2H2 हो गया, एथाइन हो सकता है, या फिर HC ट्रिपल बॉन्ड N हो सकता है, ये भी हो सकता है। इसको कहते हैं हाइड्रोजन साइनाइड बोलते हैं, इसको हाइड्रोजन साइनाइड। ठीक है, और ये वाली व्यवस्था हो सकती है, क्या हो सकती है कि कार्बन के दोनों ओर द्विबंध हो, द्विबंध में एक सिग्मा दोनों ओर होगा, एक एक पाई दोनों ओर होगा, तो इस तरह से दोनों, एक तरफ ऑक्सीजन दूसरी तरफ ऑक्सीजन, तो CO2 अणु हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है। अगर इस तरह से दोनों ओर सल्फर आ जाए, क्योंकि ऑक्सीजन OH से टिपो, OH से टिपो, तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, सारे द्विसंजीव परमाणु होते हैं, तो दो बंध बना सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? CH2, इसे कहते हैं कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और क्या हो सकता है? इस तरह का स्ट्रक्चर जिसमें C, इसे कहते हैं एलिन बोलते हैं, ये एक विशिष्ट प्रकार का अणु है जिसको एलिन बोला जाता है। ठीक है, ये एलिन का उदाहरण हो गया। नेक्स्ट देखते हैं कि वांटॉफ और लिबेल क्या कहते हैं। ये 2 वैज्ञानिक हैं जिन्होंने क्या कहा कि कार्बन जो है 4 संयोजकता किस प्रकार से रख सकता है त्रिविम के अंदर। त्रिविम क्या होता है? चारों ओर का स्पेस, जहां पे कार्बन कहां होगा और इससे जुड़े हुए परमाणु कहां पर होंगे। ठीक है, तो क्या कहता है वांटॉफ और लिबेल कि कार्बन अगर सेंटर पार्ट में है तो इसी के तल में ये कोई भी परमाणु है, एक X परमाणु या Y परमाणु जो भी हो या अलग अलग प्रकार के हो, वो इस तरह से हमें शो हो सकते हैं, जिसमें क्या होगा कि इसको ज्यामिति को कहेंगे समतल। एक तल में आ गए, सारे एक ही तल में आ गए और सभी की दूरियां बराबर हैं, तो हमारे पास में जो एक व्यवस्था मिलेगी गणितीय ज्यामिति वर्गाकार मिलेगी, तो इसे क्या कहेंगे? समतल वर्गाकार रूप से व्यवस्थित हो सकते हैं कार्बन की चतुसंयोजकता, सभी दूरी बराबर होगी। या फिर क्या हो सकता है कि एक कार्बन जो है यहाँ पे तो तल में माना, इसको तल के ऊपर उठा दिया कार्बन को, और बाकी 4 परमाणु है वो तल के नीचे बना दिए, 1 2 3 4। ठीक है, और कार्बन को यहाँ बना दिया ऊपर। तो जब तल से ऊपर उठा हुआ होता है तो इसे क्या कहते हैं? वर्गाकार पिरामिड। वर्ग के आकार, ये वर्ग बन गया नीचे और एक पॉइंट ऊपर आ गया तो बनेगा वर्गाकार पिरामिडी संरचना, वर्ग पिरामिडी या वर्गाकार पिरामिडी संरचना। और एक होता है कि कार्बन से जुड़े हुए 3 परमाणु तो कार्बन के तल के नीचे हैं और एक जो है परमाणु कार्बन के तल के ऊपर है। इस तरह की अगर जब व्यवस्था होती है तो इसे कहते हैं चतुष्फलकीय व्यवस्था, चतुष्फलकीय ज्यामितीय चतुष्फलकीय व्यवस्था, जो कि सर्वाधिक अधिक मान्य है।
यही व्यवस्था मान्य है, इनकी कोई भी मान्यता नहीं है, लेकिन ये है तो इनको थोड़ा सा हमारे दिमाग में आइडिया होना चाहिए कि मोंटेफोर्ट लिबेल ने क्या क्या बात कही थी। ठीक है, बात समझ में आई। नेक्स्ट अपन लेते हैं कार्बनिक यौगिकों का मात्रात्मक विश्लेषण। दो तरह के विश्लेषण होते हैं, गुण और मात्रा। गुणों के आधार पर उसका बताना कि ये कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, वो होता है गुणात्मक विश्लेषण। एक होता है मात्रात्मक, कि उसके अंदर कार्बनिक अणु में इन तत्वों की मात्रा कितनी कितनी है। ठीक है, देखो कार्बनिक अणु जो होते हैं तो सबसे पहले तो बात आनी थी हाइड्रोकार्बन की। तो हाइड्रोकार्बन में कौन कौन से दो परमाणु होंगे, कार्बन और हाइड्रोजन। तो ये तो हो गए हाइड्रोकार्बन की बात। अगर H और C कार्बन और हाइड्रोजन के साथ साथ ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, हेलोजन और फॉस्फोरस परमाणु भी अगर जुड़ते हैं किसी हाइड्रोकार्बन में तो उसे कहते हैं कार्बनिक यौगिक। उसे क्या कहते हैं, कार्बनिक यौगिक। अब इस कार्बनिक अणु के अंदर इन तत्वों की प्रतिशत मात्रा कितनी कितनी है। पूरा मान लो आपको क्या दे दिया, 100 ग्राम यूरिया दे दिया। यूरिया का सूत्र क्या होता है, NH2CO NH2। ठीक है, अब यह कहा गया कि इसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी बताओ, इसमें जो 100 ग्राम दिया तुम्हारे को, ठीक है, उसमें नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी वो बताओ, इसमें ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा कितनी वो बताओ, हाइड्रोजन की कितनी वो बताओ। तो इस तरह से अलग अलग विश्लेषण का मतलब क्या होता है, उसके टुकड़े कर करके पता करना। संश्लेषण का मतलब क्या होता है, सभी को इकट्ठा करके पता करना। विश्लेषण तोड़ना होता है, संश्लेषण जोड़ना होता है। ठीक है, पढ़ते हो ना प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, वायुमंडलीय CO2 और जड़ों से आने वाला जल आपस में जुड़ते हैं, किसकी उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश के क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। क्लोरोफिल का होता है पत्तियों में होता है। ठीक है, और पत्तियों का हरा रंग जो है मैग्नीशियम आयन के कारण होता है। हमारे रक्त का लाल रंग किस कारण होता है, हीमोग्लोबिन की में उपस्थित आयरन के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण। वर्णक है, वर्णक प्रोटीन होती है ये। ठीक है, वहां पे क्लोरोफिल वर्णक प्रोटीन है ग्रीन, हमारे अंदर हीमोग्लोबिन होता है वर्णक प्रोटीन लाल रंग का। ठीक है, तो यहां पर क्या बात कर रहे थे कि संश्लेषण की बात कर रहे थे, तो वहां प्रकाश संश्लेषण, CO2 और जल जुड़ा है तो संश्लेषण हुआ। यहाँ पे तोड़ तोड़ के पता करें ये कितना ये कितना ये कितना, तो वो क्या होता है, विश्लेषण होता है। ठीक है, तो क्या कहते हैं कि कार्बनिक अणु में उपस्थित ये जो तत्व होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन। हेलोजन एक का क्या होता है, हेलोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो होते हैं। ठीक है, और फॉस्फोरस तत्वों की प्रतिशत मात्रा का आकलन करना क्या कहलाता है, मात्रात्मक विश्लेषण कहलाता है। हम क्या करेंगे इसमें, एक एक क्या करेंगे, स्टेप से आगे बढ़ते हुए पता करेंगे कि कार्बन और हाइड्रोजन के कैसे पता करते हैं, ऑक्सीजन का सल कैसे पता करते हैं, नाइट्रोजन का कैसे पता करते हैं, और बाकी इन तत्वों को कैसे पता करते हैं। सबसे पहले हम ले रहे हैं कौन सा, कार्बन और हाइड्रोजन का मात्रात्मक विश्लेषण ले रहे हैं। समान विधि है, इसलिए विधि का नाम है लिबिक विधि। लिबिक विधि क्या है, एक प्रकार से इन पदार्थों को क्या करते हैं, दहन करवाते हैं, जलाते हैं। ठीक है, तो सभी को पता है कि कार्बनिक यौगिक जो होते हैं उनको जब आप जलाते हो तो हमें दो तरह की चीजें मिलती है। क्या मिलती है, CO2 और H2 मिलता है। दो चीजें मिलती है, CO2 और H2। क्यों, ठीक है, तो यही बात यहाँ पे अब काम आ जाएगी कि माना अब जो हमें जो कार्बनिक पदार्थ का विश्लेषण करना था वो आपको दिया, पैकेट में बांध के दिया आपको, और उसको कह दिया इसका अमुक भार है। ठीक है, तो भार उसने जो बताया वो ठीक है, हम भी पहले भार पता करें कितना भार दिया, कि 2 ग्राम दिया हमारे को, 5 ग्राम दिया, या 25 ग्राम दिया, 100 ग्राम दिया है, पैकेट के अंदर हमें कितना कार्बनिक पदार्थ दिया है। ठीक है, तो क्या कहेंगे कि मान लो W ग्राम है, क्यों पता नहीं है ना कितना, जो होगा वो लिख दिया जाता है सूत्र में। फिर यहाँ पे क्या चीजें चाहिए, और शुष्क यानी ड्राई का मतलब क्या होता है, बिना नमी का। अगर कोई पदार्थ है, जैसे मेरा हाथ है अभी, ठीक है, तो हाथ के अंदर वायुमंडल में उपस्थित नमी अगर है तो नमी युक्त है वो। ठीक है, तो वहां पे क्या करते हैं, उसको गर्म करके हीट देकर क्या करते हैं, पैक कर देते हैं, जिससे क्या होता है उसमें नमी नहीं होती है, उससे कहते हैं शुष्क। ठीक है, तो शुष्क क्यूप्रिक ऑक्साइड जो होता है, छोटी छोटी गोलाकार के गोलियां होती है, छोटी छोटी कॉपर ऑक्साइड की। ठीक है, और क्या करते हैं उसमें ऑक्सीजन गैस को प्रोवाइड करते हैं, किसके साथ, पदार्थ को लेकर, और गर्म किया जाता है हाई टेम्परेचर। देखो इस तरह की व्यवस्था होती है। ये एक एपरेटस की मैं रचना कर रहा हूं, यहाँ पर इस तरह का एपरेटस होता है जिसमें आप समझ जाना। और आगे जो है यू आकार की ये इस तरह की 2 नलिकाएं होगी, और यहां से ये बाहर की ओर छिद्र है। ठीक है, यहां पे लिया हमने कार्बनिक पदार्थ। ठीक है, और यहां पर इसको क्या कर दिया, ये भट्टी के रूप में काम करता है, भट्टी के रूप में। ठीक है, इधर से अंदर ऑक्सीजन गैस को प्रवाहित करेंगे। इन 2 यू आकार की नलिकाओं में क्या लिया है, एक में निर्जल CaCl2 लिया, कैल्शियम क्लोराइड, और एक में लिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। KOH जो है वो इसके अंदर बनने वाली CO2 गैस को एब्जॉर्ब कर लेगा अपने सतह के ऊपर, और निर्जल CaCl2 है तो ये जल युक्त हो जाएगा। जब H2 बढ़ेगा तो उसको खींच लेगा अपने साथ, निर्जल है तो वो जल ले लेगा अपनी सतह पे, तो ये क्या करेगा, H2 को अपने साथ बांध देगा। तो इन दोनों यू आकार की नलिकाओं को यहाँ पर फिट करने से पहले, ये कनेक्टर होते हैं, कनेक्टर से फिट हो जाती हैं। यहां से क्या करते हैं, कनेक्ट करने से पहले इनका भार ले लेते हैं। ठीक है, तो भार एक बार लेके इसको साथ में जोड़ दिया,
अब क्या करेंगे, जब यहां से ऑक्सीजन आएगी तो क्या होगा, दो प्रकार की अभिक्रियाएं होंगी। वो अभिक्रियाएं कौन कौन सी है कि यहाँ का कार्बन उस ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन उसको कहां से दो तरीके से मिल रही है, एक तो ऑक्सीजन गैस प्रवाहित हो रही है और एक क्यूप्रिक ऑक्साइड है। तो क्यूप्रिक ऑक्साइड में भी ऑक्सीजन उपस्थित है, इसीलिए लगाया है ताकि वो ऑक्सीकृत हो जाए, पूरा का पूरा पदार्थ, पूरा का पूरा कार्बनिक पदार्थ ऑक्सीकृत हो जाए। ऑक्सीकृत होने का मतलब ऑक्सीजन उसके साथ जुड़ जाए। तो क्या होगा, कार्बन के साथ O2 जुड़ेगा तो CO2 बनेगा, और हाइड्रोजन के साथ में अगर इस तरह से ऑक्सीजन जुड़ेगी तो जल बनेगा। ठीक है, इसको 4 करते हैं, इसको 4 करते हैं। ठीक है, और दूसरा कार्बन के जो है क्यूप्रिक ऑक्साइड से क्रिया करके क्या बनेगा, CO2 बनाएगा, और हाइड्रोजन जो है वो क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ क्रिया करके जल बनाएगा, और कॉपर यहां से अलग हो जाएगा। अलग क्या हो जाएगा, वो रहेगा तो उसी पात्र में, लेकिन वो ऑक्सीकृत कर दिया कार्बन और हाइड्रोजन को। ये मैंने ये जो आकार की नलिका वापस बनाई है, तो देख लो आप इसको कि इसके अंदर हमने भार ले लिया था, इसके अंदर क्या भरा हुआ है, इसके अंदर क्या भरा हुआ है, क्यों है, इसके अंदर क्या भरा हुआ है, निर्जल CaCl2। तो यहां से जो आएगा कौन, CO2, वो तो बांध लेगा KOH अपने साथ में, और जो बनेगा जल उसको कौन बांध लेगा अपने साथ में, निर्जल CaCl2। ठीक है, तो जब इसके साथ बंध जाएंगे तो क्या होगा, आप देखोगे कि इसको फिर बाद में वापस इसका भार लेना है। तो मान लो पहले इनका 15 ग्राम भार था और बाद में मान लो 16 ग्राम हो गया। इसका मतलब क्या पता चला कि 1 ग्राम जल इसमें जुड़ गया। अगर इसका मान लो 22 ग्राम था पहले और बाद में इसका 24 ग्राम हो गया, तो इसका मतलब क्या, 2 ग्राम CO2 इसमें जुड़ गई, वो पता चल जाएगा बाद में लेके। ठीक है, तो क्या होगा कि माना कार्बनिक यौगिक जो हमने पहले तोला था, पैकेट जो आपको दिया, उसकी मात्रा कितनी थी, W ग्राम थी। ठीक है, और CO2 जो है उसको माना हमने M ग्राम, M1 ग्राम, और H2 है उसको माना M2 ग्राम। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब देखो दोनों का आकलन अलग अलग करेंगे। हाइड्रोजन का आकलन कि जल का अणुभार हम पता है कितना होता है, 18 ग्राम होता है, ये ऐसे जोड़ के बताया जाता है। ठीक है, कि हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 16 1 जुड़ा तो 18 हो गया। तो अब ये 18 ग्राम H2O में उपस्थित हाइड्रोजन की मात्रा कितनी है, कितने हाइड्रोजन है यहाँ पर, 1 और 1 2 है, तो लिख दिया 2 ग्राम है। तो 1 ग्राम जल में कितनी हो जाएगी, 2/18 ग्राम। तो अब अपने पास था कितना जल, M2 ग्राम। तो M2 ग्राम जल में उपस्थित हाइड्रोजन की मात्रा कितनी हो जाएगी, वापस ऊपर गुणक में जाता है। ऐसे गणित में आपने कई सवाल किए हैं 10वीं में। ठीक है, अब था कितना कुल, W ग्राम था, तो क्या लिखेंगे कि W ग्राम जल में उपस्थित हाइड्रोजन की मात्रा पता करनी है, तो कितनी हो जाएगी, ये पूरा का पूरा सूत्र है, और नीचे W जो है गुणा हुआ है, और प्रतिशत मात्रा किसी की पता करनी हो तो गुणा 100 कर दिया जाता है। तो हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा के लिए ये सूत्र होता है, विधि है लिबिक, और सूत्र होता है ये, अभी काम आएगा आगे। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा कार्बन का आकलन कर रहे हैं, कार्बन की प्रतिशत मात्रा का आकलन। कार्बन की प्रतिशत मात्रा का आकलन करने के लिए सेम का सेम प्रोसेस करना है। क्या बनेगा, CO2 बन रहा था वहां पे, इधर जल इधर CO2 बनेगा, तो CO2 का अणुभार कार्बन OO, तो इसको जोड़ के लिखा 44 ग्राम हो गया, 12 + 16 + 16 44 होता है। तो सेम प्रोसेस यहां पर भी लगाना है, और बाकी वाले तत्वों के लिए भी सेम प्रोसेस लगेगा कि उनका अणुभार कितना होगा, कुल जो अणु लास्ट में बनता है या हुक से बनता है उसका कितना है, सूखा कर पता करते हैं। ठीक है, फिर उसको एज इट इज मेथड अप्लाई करते हैं हर एक के ऊपर। तो 44 ग्राम CO2 में ऊपर से कार्बन की मात्रा पता है 12 है, पूरे 44 में कार्बन तो 12 ही है, तो एक में कितना हो जाएगा, 12/44। तो M1 ग्राम है, हमने पहले पिछले पेज में देखा है, इसका कितना लिया हमने CO2 को, M1 ग्राम आना है। तो M1 ग्राम CO2 में कितना हो जाएगा, 12/44 इंटू M1, और W ग्राम CO2 अगर है, W ग्राम CO2 के कुल कितनी प्राप्त हुई है, W ग्राम कार्बनिक पदार्थ होगा ये, यहाँ पे W ग्राम कार्बनिक पदार्थ, क्योंकि आपको पैकेट दिया था ना, उसकी बात करेंगे। W ग्राम कार्बनिक पदार्थ में जो कार्बन होगा उसकी बात करेंगे, तो 12/44 इंटू M1/44 के गुणक में W चला जाएगा, और प्रतिशत मात्रा अगर पता करनी है तो गुणा 100 हो जाएगा। सेम पेज पिछले पेज पे किया वैसे यहाँ पर कार्बन के लिए करना है। ठीक है, इसी तरह अब यहाँ पर जो है एक क्वेश्चन है, उसके बाद में आपको देखना है कि हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा का आकलन के लिए क्या सूत्र लगाया, 2/18 इंटू M2 इंटू W इंटू 100, और कार्बन के लिए क्या लगाया, 12/44 इंटू M1 इंटू W। तो W तो है, ये दे रखा है देखो कार्बनिक पदार्थ। तो क्या करेंगे इसके लिए, हाइड्रोजन के लिए 2/18 इंटू M2 कितना है, ये रहा जल के लिए है ना, कितना है 1.8 है, इंटू ये कितना है कुल 2.0 है, गुणा 100। इसको हल करते हैं यहाँ पर, और इसको हल करते हैं यहाँ पर, 12/44 इंटू M1 ये रहा 2.2 ग्राम दे रखा है, इंटू कार्बनिक पदार्थ है 2.0 है, इंटू
100 हो गया। इसको हल करते हैं, इसको हल करेंगे तो हमारे पास में उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको एक बार पॉइंट को हटाएं और यहाँ 0 लगा दें। ठीक है, तो 18 दाएं 180 हो जाएगा, और ये कितना हो गया 200 ऊपर, और बटा में कितना आ गया 20, तो कितना आ गया ये 10 और %। ठीक है, नेक्स्ट इसमें देखें, बोलो, इसको हटाएं 0 लगाएं, तो 22 एकम 22, 22 दूना 44, 0 कट गया, और ये कितना रह गया 12, ये इसको 10 0 से 0 को काट दो, और ये हो गया आपके 112 दाएं 120 हो गया, और ये हो गया 40 हो गया, तो ये कितना हो गया 4 3 12 3%। बोलो, बात समझ में आई? इस तरह से अप्लाई करना है सूत्र को। तो दो तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है, मैक्सिमम ऐसे आता है प्रश्न, फिर आपको ये पूछ सकता है कि विधि कौन सी लिबिक विधि काम आती है। ठीक है, और बाकी मेथड आपने सीख ही लिया। और कोई प्रॉब्लम है तो बोलो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।